भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के बयान तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन ट्रेड डील संबंधी अड़चनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और खत्म करने के लिए आने वाला जो अमेरिकी डेलीगेशन था वो फिलहाल अब भारत नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आगे ट्रेड डील को लेकर कोई नई तारीख तय होगी? क्या भारत अपना डेलीगेशन अमेरिका भेजेगा या फिर ट्रंप टैरिफ का विवाद अभी आगे और खिंच सकता है? पहले रिपोर्ट देखिए। आज हम थोड़ा सा मेहमानों के साथ डिटेल में चर्चा करेंगे कि डील पर इतना कंफ्यूजन क्यों फैला हुआ है, ट्रंप आखिर चाहते क्या है, भारत ने जो अपना स्टैंड लिया है वो भारत के कितने हित में है और हमें कितना और आगे इस पर फॉर्मली आगे रहना चाहिए। बीच का कोई रास्ता अभी भी क्या निकल सकता है, कोई विंडो है या नहीं, बहुत सारी मुद्दों पर होगी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर संकट के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं। दरअसल 25 से 29 अगस्त के बीच भारत आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का दौरा टल गया है। माना यह जा रहा था कि अमेरिका और भारत के बीच अब तक हुई 5 दौर की बातचीत में जो अड़चनें आ रही थी उन्हें खत्म करने को लेकर छठे दौर की ये बातचीत बेहद अहम थी। तो क्या इस डेलीगेशन के भारत आने की तारीख बढ़ गई है या ट्रेड डील अब और लंबा खिंच सकता है? इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर ट्रंप टैरिफ को लेकर बात अभी तक क्यों नहीं बन पाई? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स पर किसी भी हाल में अपने घरेलू हितों से समझौता नहीं करना चाहता और पेच भी यहीं फंसा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में अगर अमेरिका को भारत के कृषि बाजार में एंट्री मिलती है तो इससे भारत के किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इस बात को खुद पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से फिर दोहराया भी। किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। फिलहाल अमेरिका को भेजे जाने वाले ज्यादातर भारतीय उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगता है। भारत का लक्ष्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के जरिए अपने निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को कम करना है। आपको बता दें कि बीते 10 साल में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड लगभग दुगना हो गया है। जो साल 2013 में $64.5 अरब के पास था, वहीं साल 2024 में ये बढ़कर $118.4 अरब के लेवल पर आ पहुंचा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जिसको ना तो अमेरिका और ना ही भारत आसानी से खोना चाहेगा। तो वहीं अमेरिका अपने व्यापार घाटे की खाई को पाटने के लिए भारत पर दबाव की रणनीति के तहत टैरिफ को थोपने की लगातार कोशिश कर रहा है और इसका परिणाम ये है कि अमेरिका ने भारत पर बीते 7 अगस्त को 25% का टैरिफ थोपा, तो वहीं रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के चलते भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ भी लगा दिया, जो कि 27 अगस्त से लागू होगा। लेकिन इस अतिरिक्त टैरिफ पर ट्रंप पॉज भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो चीन के मामले में 2 बार ऐसा कर चुके हैं। जाहिर है ट्रंप को कारोबार करना है और भारत को अपना व्यापार बढ़ाना है। ऐसे में जिद और दबाव नहीं बल्कि समझदारी दिखाना ही अमेरिका के लिए श्रेयकर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय दुआ सर का, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी और अब आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सर आपका। हमारे साथ है अनुराग सिंह, मैनेजिंग पार्टनर एंसेट कैपिटल से और हमेशा हमारे लिए यूएस से अपना बहुमूल्य वक्त निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। दुआ सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सर, कहाँ अटक गई बात? ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जितने भी तेवर दिखाएं, बट ये बीटीए पर जो द्विपक्षीय बातचीत है ये चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लग रहा है सर नाराजगी थोड़ा ज्यादा ही हो गई है। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया जी। स्वागत सर। ये नाराजगी है तो वो नाराजगी ज्यादा थी मेरे हिसाब से रूस के साथ, जिस रूस से हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं उसके ऊपर ट्रंप साहब ने अपना रुख थोड़ा दिखाया था। और ये जो 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने का पेनल्टी जिसे कह रहे थे वो था कि आपने रूस से तेल को लिया। क्यों लिया? ये पिछले 3 साल में
आपने बहुत फायदा भी किया, आपकी कंपनियों ने, भारत को फायदा क्या हुआ, क्योंकि आपने रशिया से सस्ता तेल लिया, उसके बाद आपने भारत में उसको प्रोसेस रिफाइन किया, और कुछ तेल उसमें से हमने विदेशी यूरोप में और अमेरिका को भी बेच डाला, ज्यादा ज्यादा रेट करके। उनको रशिया से जो गुस्सा चढ़ रहा था कि वो यूक्रेन के साथ समझौता क्यों नहीं कर रहे, उस टाइम वो सीज फायर की बात कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा। ये जो रवैया ट्रम्प साहब का था, ये जो अलास्का में अभी मीटिंग हुई है तो 15 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन साहब की और राष्ट्रपति ट्रम्प साहब की, मुझे लगता है उसके अंदर उसमें वो एक दूसरे को अब अकोमोडेट करने की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें एक चीज रहेगा कि रूस के को साथ जो नाराजगी थी कि आपने तेल बेचा, और तेल बेचने से जो आपने मुनाफा कमाया, उससे आपने यूक्रेन के आपको यूक्रेन के ऊपर हमला, अपना आक्रमण चालू रखा, वो बात शायद अलग होने की उम्मीद है। ये मैं सर क्विकली आपसे एक पूछूंगा सर कि ये पॉज जो आया है दोनों की बातचीत में, अभी जो मीटिंग होनी थी अब कहा जा रहा है कि थोड़ा अब वो बाद में संभवतः होगी सितंबर वगैरह में, तो ये दिस पॉज इज फॉर गुड और दिस इंडिकेट्स कि कुछ गड़बड़ हो रहा है? मतलब आप जैसा कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रम्प साहब और पुतिन के बीच में कोई बातचीत हुई है जो कि पॉजिटिव उस पर है, तो ये भी हो सकता है कि यूएस ने थोड़ा पॉज लेने को कहा हो कि यार इंडिया के साथ अब आप थोड़ा सा नरमी के साथ डील को आगे बढ़ाइए, थोड़ा पॉज लीजिए। ये हुआ है, या फिर ऐसा हुआ है कि पुतिन से तो बात बने ना बने लेकिन भारत ने हमें बहुत नाराज कर रखा है, अभी बातचीत ठंडे बस्ते में डाल दीजिए आप, क्योंकि आज पुतिन साहब ने मोदी साहब को फोन करके ब्रीफ भी किया है। तो ये सर दिस पॉज इज फॉर गुड और दिस इंडिकेट्स की गड़बड़ ज्यादा हो रही है? मैं आशा रखता हूं कि ये हमेशा के लिए फॉर गुड रहेगा। कारण मुझे नहीं लगता ये जो आपस में कहते हैं कि रशिया और अमेरिका अकोमोडेट एक दूसरे को करना चाह रहे हैं, तो वो साथ साथ ये भी कर सके कि रशिया, हम आपको पनिश करेंगे कि जब तक आप तेल ना बेचिए। वो नहीं अब रवैया शायद ट्रम्प साहब का आगे ले जाएंगे। मुझे काफी हद से लग रहा है, जो संकेत आ रहे हैं कि शायद ये 25% पेनल्टी जो रूस के तेल खरीदने पे हमारे पे लगाई जा रही थी, शायद वो 27 अगस्त से जो पहले आनी थी वो ना आए। ये परसों की अलास्का की मीटिंग का मुझे एक इनडायरेक्ट फायदा, भारत को डायरेक्ट फायदा, वो पर ट्रम्प साहब पूरा ओवरऑल देख के शायद वो निकालने के लिए तैयार हो जाए। पर जो दूसरे 25% है, जो एक्चुअल ड्यूटी का रेट हमारे पे लगाया है, उसका और हमारी ट्रेड एग्रीमेंट करने का बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है, परस्पर संबंध है उसमें। और वो उन्होंने 25 तारीख की जो मीटिंग पोस्टपोन की है, वो शायद 25% प्रेशर रखना चाहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर, भारतवर्ष में, कि आप जो स्टैंड ले रहे हैं कृषि के बारे में, ये आप जो जीएम क्रॉप्स के बारे में ले रहे हैं जी, आप ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल के बारे में ले रहे हैं, आपको अपना रवैया थोड़ा वहां पे ठीक करना पड़ेगा। जी, हमें मार्केट एक्सेस, मतलब हिंदुस्तान, भारत इतना बड़ा देश है, हम सब देश चाहते हैं कि उनको एक्सेस, खास करके अमेरिका चाह रहा है कि सोयाबीन से जो तेल बनता है और जो मेज से, जिसे हम भुट्टा कहते हैं, या उससे तेल वो जो बनाते हैं, कि वो तेल हमारे एथेनॉल की जगह पेट्रोल के लिए तो आप ले लीजिए, क्योंकि वो मार्केट हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है। हम जानते हैं एथेनॉल को अभी 30% तक करने का विचार चल रहा है। जी तो और हमारा उसका ऑब्जेक्शन है कि ये जो दोनों है, सोयाबीन तेल और आपका मेज ऑयल, सर, ये दो जीएम क्रॉप के हैं। एब्सोल्युटली अगर सर। तो हमारी अपनी चिंताएं हैं, हम भी चाहते हैं कि
भारत को अपने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर गुड्स के लिए अमेरिका भी कुछ दे, मार्केट एक्सेस दे, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दे, वो भी चाहते हैं कुछ हमसे। अभी वहीं पर बात अटकी हुई है। बट अनुराग सर, आपके पास आ रहा हूँ। सर, कहाँ अटकी है बात? शुरुआत इसकी हुई थी। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर देते हैं। एस.सी. रलन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIO के। बहुत बहुत स्वागत है रलन साहब आपका। अनुराग सर, आपके पास आ रहा हूँ। सर, बात कहाँ है? बिग डील के अनाउंसमेंट से बात शुरू हुई थी और अब ऐसा लग रहा है कि कभी बीच में नो आ जाता है। बिग डील, फिर भी ऐसा लगता है कि बिग नो टू डील। तो ये अभी बात सर किस तरफ चल रही है? आप अगर बेहतर बता पाएं, वहां पर क्या बातचीत हो रही है यूएस में? सो अभी तो दीपक ये प्रायोरिटीज में थोड़ा पीछे आ गया है। ओके। और इसको हमें ऐसे भी समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हर चीज का एक समय होता है। तो वो जो मार्च से जब उन्होंने डील अनाउंस की थी, और अप्रैल में तो अप्रैल 2 को टैरिफ जब उन्होंने अनाउंस किए थे, तो उसके बाद तकरीबन हर देश को करीब 3 महीने का समय तो था, राइट। और उसमें अगर आप देखें तो कनाडा छोड़ के बाकी सब ने तकरीबन डील कर ली है या इंटरिम डील कर ली है, राइट, के विच मीन्स के बाद से सब्सटैंशियली आगे बढ़ गई थी। और उनके टैरिफ करीब 15 से 20% हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे एक इंटरिम डील का सेटलमेंट हुआ है। तो अभी तो टैरिफ की बात थोड़ा पीछे रह गई है। अब ब्रॉडली सिर्फ चाइना का फाइनल एग्रीमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज यूएस में दीपक व्यू ये है कि ब्रॉडली जो टॉप 10 ट्रेडर्स हैं यूएस के, कनाडा छोटा है लेकिन कनाडा की उतनी लेवरेज नहीं है, तो कनाडा और यूएस का सरप्लस है कनाडा के साथ में, तो कोई उसमें कोई यूएस की सरदर्दी की बात नहीं है ये। तो ब्रॉडली द मोमेंट चाइना की मेजर डील होती है, यूरोपियन यूनियन तकरीबन मान गया है जो उसकी कंडीशंस हैं, तो आई थिंक ये अब उतना प्रायोरिटी नहीं रहा। तो अब इसमें आई थिंक इंडिया को ही चेज करना पड़ेगा दीपक, बिकॉज अदरवाइज ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया है, आई थिंक 25% टैरिफ है, तो आई थिंक वो रहेगा, बिकॉज बिना कोई डील के तो 25% मैं कहूंगा उतना बुरा नहीं है। ये जो दूसरा 25 है आप जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये थोड़ा सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन है। आई थिंक दिस इज जस्ट अगर आप नेगोशिएटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसने आपको अगले 25 में इतना उलझा दिया कि आप वो बेस 25 को सोच ही नहीं रहे। तो आप सही कह रहे हैं सर। तो थोड़ा सा इस पे भी क्लैरिटी दीजिए ना सर, वो क्योंकि ये 25% सारा अटका हुआ है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में एग्जैक्टली बात क्या हुई, क्योंकि वो हम ये थोड़ा सा नाप लेंगे कि ये कंसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वहां पर क्या चल रही है सर बातचीत? क्या कैसी रही इन दोनों के बीच में बात सर? नहीं तो दीपक, मुझे तो ये आई डोंट नो, तमाम मीडिया में बेसिस जिसका जैसा बायस है वो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, लेकिन कितने समय के बाद एक पिक्चर देखने को मिली कि वर्ल्ड की 2 लीडिंग न्यूक्लियर पावर्स के लीडर्स हाथ मिला रहे हैं और बात कर रहे हैं स्माइलिंग मैनर में और बड़े कॉर्डियल कॉन्वर्सेशन में, और चुपचाप जो बात है वो बंद कमरे में है और कोई बाहर व्यर्थ की बयानबाजी किसी ने नहीं की। दीपक, इस सीन को देखने के लिए 4 साल बाइडेन सरकार में कितना द वर्ल्ड वाज डाइंग टू सी दिस, और इसीलिए उसका नतीजा वॉर होता है। जब 2 देश बात नहीं करते हैं तो फिर युद्ध ही होता है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दीपक, मैं तो उसको बहुत ही स्ट्रांगली देखता हूं दैट नाउ एवरीबडी होप्स के एक पीसफुल नेगोशिएशन निकल जाएगा। और अब आप देखें इस फ्रिंज में भी यूरोपियन लीडर्स आज आए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको डिसाइड करना है यूक्रेन का फ्यूचर, बट अल्टीमेटली वो फ्रिंज में है बिकॉज यूएस होल्ड ऑल द कार्ड्स, राइट, ऑन नेटो एंड ऑल द डिफेंस गारंटीज। तो ये मीटिंग तो बहुत पॉजिटिव है, और आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ बिकॉज ट्रंप इज विलिंग टू पुल ऑल द लेवरेज दैट ही हैज, राइट, एज अ अमेरिकन सुपर पावर ऑन नेटो। तो वो ही नतीजा निकालेंगे। बट इसका इंडिया से बहुत ज्यादा लिंक नहीं है दीपक। आई थिंक हम एक अगर मैं बात इस पे इफ आई कैन लीव विद अ थॉट एंड देन यू कैन गो टू द अदर गेस्ट्स, विच इज कि इंडिया में हम कई बार ये नैरेटिव चलाते रहते हैं और उसमें हम मॉरलिटी की बात करते रहते हैं कि हमें रशिया के लिए 25% कह रहा है, लेकिन वो तो चाइना भी ले रहा है, वो तो यूरोप भी ले रहा है। पर उन सब देशों ने डील्स भी तो की है ना। देखिए, डिप्लोमेसी में मॉरलिटी नहीं होती है। आप आई डोंट नो, वो फिर दूसरे लोग बताएंगे कि हमारी भी कई जगह मॉरल ग्राउंड्स थोड़े डिफरेंट होंगे ना। तो वो ये सिखाना जरूरी नहीं है कि आप उनसे क्यों नहीं कर रहे और आप इनसे क्यों नहीं कर रहे। आई थिंक इंडिया विल हैव टू फोकस कि हम क्या दे सकते हैं और व्हाट इज दैट वी कैन एग्री ऑन द टेबल, राइट, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, बट हुआ क्या है ना कि इतनी बात इतनी कुछ मामलों में इतनी विभत्स रूप ले चुकी है, मैं तो विभत्स ही बोलूंगा। हाँ, ये पूरा, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान वाला एंगल, ट्रम्प साहब देख रहे हैं कि वी आर एट वॉर विद आवर नेबर
एंड देन यू आर टेकिंग साइड्स, और वो भी इस तरह की बिल्कुल मतलब ऐसे साइड की जिससे साफ, तो फिर सर वहाँ पे ना ये फिर मोरालिटी वाले इश्यूज मुझे लगता है कि हमने भी थोड़ा पीछे अपनी सीट में डाल दिए हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी हम भी ट्रम्प साहब की तरह ट्रांजैक्शनरी हो चुके हैं, अभी ना बिल्कुल ट्रांजैक्शनल रिलेशन चाहते हैं। ये कहें कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता दीपक, तो हमें पता नहीं बंद कमरे में क्या होता है, लेकिन कुछ तो होगा दीपक। ठीक है सर, मैं रलन सर के पास चलता हूं, उनके पास क्या इनपुट्स हैं। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत सर। सर क्या एक्सपोर्टर्स को कितनी चिंता है और कितनी उम्मीदें हैं सर? अभी एग्जैक्टली आपकी नज़र से बात कितनी आगे बढ़ रही है? अटक गई छठे राउंड की बातचीत, अब थोड़ा पीछे चली गई है सर? एक्सपोर्टर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ा बहुत ही वरीसम है, क्योंकि देखो ये मैं पहले ये एक बात बतानी चाहता हूँ कि अग्रवाल जी हैं जो चीफ नेगोशिएटर थे, उनसे मेरी बात हुई थी कोई 3 महीने 4 महीने पहले। तो उनसे भी हमने कहा था BTA कब होगा, तो उन्होंने कहा था सितंबर से पहले नहीं होगा, क्योंकि दे हैव सम कोई इशू हैं उनके कि जैसे एग्रीकल्चर है, ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके ऊपर बड़ा सीरियस, ये इंडिया के लिए बहुत सीरियस इशू है। ये इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए कुछ रिलैक्सेशन देनी, या ये सारा अमेरिका से माल लेके आना, ये बहुत मुश्किल डिसीजन है इंडिया के लिए भी। तो यही चीज़ सारी फंसी हुई है, और एक्सपोर्टर्स के लिए ये, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्टर्स के रेस्क्यू पे नहीं आती है, 25% बिल्कुल ठीक था हमारे लिए, 25% जो पेनल्टी लगाई है वो ये हालत हो जाएगी अगर 2-3 महीने गवर्नमेंट हमारे रेस्क्यू के ऊपर ना आई, तो MSME बिल्कुल उड़ जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि जो MSME एक्सपोर्टर्स के लिए या मर्चेंट एक्सपोर्टर को माल बना के देती है, उनकी हालत ये है, मैं कुछ छोड़ के, मैं ये नहीं कहता सारे, कुछ छोड़ के मैं देख रहा हूँ कि बंद होने के कगार पर। ओके। हाँ। तो आप तो सर आपके हलकों में क्या बातचीत हो रही है? ये जो पुतिन साहब और ट्रम्प साहब की बातचीत हुई, क्योंकि पेनल्टी तो हमको रूस के कारण लगी है, तो कुछ संकेत वहाँ से भी खोजे जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास आपस में क्या बातचीत हो रही है सर? ये पॉजिटिव हुई भारत के लिए या क्या आप सोच रहे हैं सर? देखो, ट्रम्प कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ट्रम्प के दिमाग में इस वक्त एंटी इंडिया को एक पिक्चर चल रही है, और ये जो कह रहे हैं कि ये फ्रूटफुल है, इन्होंने के बंद कमरे में हुई है, ये कुछ कोई मायने नहीं रखते यार। रशिया तो अकेला डिसाइड नहीं करेगा कि मैं इंडिया को तेल नहीं दूंगा, तो तेल का ही इशू है ना 25% पे, हाँ, जो पेनल्टी लगी है। बिल्कुल, हाँ। सो ये कुछ ये कहना अब इस वक्त कि उनकी मीटिंग में न्यूट्रल रहा, कोई किसी को पता नहीं चला, जब किसी को पता नहीं चला तो कौन क्या गैस कर रहा है, ये तो गैस करने वाली बातें हैं। बाकी एक्सपोर्टर बहुत परेशान है, ठीक, क्योंकि अगर 2-3 महीने ये ना डिसाइड हुआ तो वियतनाम, चाइना और भी सारी कंट्रीज जो हैं, जी सर, मैं ये जाके कब्जा कर लेंगी। हाँ। और अगर वो ऑर्डर ले गए, हाँ, तो इंडिया के लिए दोबारा एंट्री करना बड़ा मुश्किल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर इस बार एक कोई कड़ी टूटती है, दुआ सर, कोई कड़ी टूटती है तो री एंट्री बड़ी मुश्किल होगी। बट बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए, भारत नेगोशिएशन में अपर हैंड में है, भारत किसी जल्दबाजी में नहीं है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो डिमांड है वो ठीक ठाक हो रही है, सर्विस सेक्टर की मजबूती, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स भी हम देख रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, आसियान में जा रहे हैं, वैकल्पिक मार्केट खोज रहे हैं। तो अब लेकिन एक्सपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं सर, वो आपके सामने है। तो क्या भारत तैयार है सर इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए कि जो अमेरिका करता है उसको छोड़ दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं?
ये बहुत दुविधा का प्रश्न है भारत के पॉलिसी मेकर्स के सामने। सर और पॉलिसी मेकर्स को एक्सपोर्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, देश का पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब कंसिडर करके ही वो आगे जा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक रेलत साहब ने बताया कि एक बारी अगर ट्रेड रुक जाता है तो उसको रिवाइव करना या किसी दूसरे देश से तीसरे, मतलब हम दो हो गए, अभी तीसरे देश चौथे देश में मार्केट ढूंढना, उन सब चीज़ों को समय लगता है। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि भारत के पास एक्सपोर्ट ट्रेड में अपर हैंड है। हमारे एक्सपोर्ट जरा देखिए, 450 के करीब उतना ही हम काफी सालों से रहे हैं। हमें उसको टोटल $450 बिलियन, उस सर्विसेज 425, मर्चेंडाइज 450, और हम 400 का फिगर 10-12 साल पहले क्रॉस कर चुके हैं। तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो और उसमें से 20% 90 बिलियन डॉलर्स अमेरिका को ही जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास अपर हैंड है अमेरिका से ट्रेड डील के अंदर। ठीक है, हमारे पास सरप्लस है, तो अमेरिका वो सरप्लस अगर चीज़ों को महंगा कर देगा, कस्टमर 25% जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और जो भी चीज़ें हमारी वहाँ जा रही हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, उन सब के ऊपर अमेरिकन कस्टमर पे करेगा, पर उसके कारण डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगा तो हमारे 90 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो 90 बिलियन से 50-60 पे भी आ सकता है। उससे ट्रेड बैलेंस भी हो जाएगा। अगर हमने अपने इंपोर्ट्स अमेरिका से कम नहीं किए, आज हमारे पास 45 से 48 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट सरप्लस है अमेरिका को, क्योंकि हमारे उतना फर्क है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। मेरा ये कहना है हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हमने दिखाई है जब हमने ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ एग्रीमेंट किया है, हमने प्रैक्टिकल होके किया है। बट सर मोदी सर ने तो कह दिया मैं दीवार हूं, मैं अपने किसानों के हित के लिए दीवार हूं। वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी का कोई संकेत नहीं गया सर। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ साहब, मोदी साहब ने, आप जरा गौर से देखिए, मोदी साहब ने क्या कहा है, मैं अपने देश के कृषकों को, डेयरी फार्मर्स को और मछुआरों को, उनका ख्याल जरूर रखूंगा, उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। वो रखते हुए भी कुछ पॉसिबल है तो वो देखना पड़ेगा। ये ऑटोमोबाइल का मोदी साहब ने कुछ नहीं कहा। ऑटोमोबाइल के लिए अगर हम उनको, अमेरिका वालों को एक्सेस यहाँ देते हैं तो थोड़ा सा उनका एक पॉइंट उनका सक्सेस हो जाएगा। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, जीएमओ का जो चीजें हैं, हम जीएम को ये नहीं कह रहे कि भारत में जीएम प्रोडक्ट्स आए, पर जो क्रॉप्स आए, क्या कहा जा रहा है अमेरिका का कहना, हम आपको तेल भेज देंगे जो एथेनॉल की जगह जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जीएम के भुट्टे का, मेज का और सोयाबीन ऑयल का, वो आपका सब्स्टिट्यूट होगा एथेनॉल के लिए, जो एथेनॉल आप बनाते हैं अपने क्रॉप से। एक वो देखा जा सकता है। ओके ये नहीं कह रहा कि जरूर किया जाए। तीसरा चीज मैं यही कहना चाहूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखनी है। अमेरिका कब से कह रहा है आपके जो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की रिजीम है, आईपीआर रिजीम जिसे कहते हैं, एनफोर्समेंट ठीक नहीं है। आप उसको जरा देखिए। और आप अगर पेटेंट्स में हमने जो आश्वासन यूके को दिया है, अब इनको भी हम दे सकते हैं। सर, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटीज के लिए अभी और सारे विंडोज हैं जिस पर भारत को कंसंट्रेशन रखना चाहिए। बट अनुराग सर, क्या आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं बार जिक्र कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण पर, बड़ा फर्म ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम अभी नहीं झुकेंगे। तो कंसीडर अभी किया जा सकता है। दूसरा, मुनीर वहाँ आते हैं, ऐसा बचकाना सा बेतुका सा बयान देते हैं
ऐसा लगता है पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि भाई उनको बाकायदा मतलब एक मंच दिया गया अमेरिका की तरफ से। वो अमेरिका जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर पूरी दुनिया को स्कूलिंग करता रहता है, उसकी सरजमी से इतना बेहुदा सा बयान दे दिया उन्होंने और उस पर अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो स्वाभाविक है हम भी उस लचीलेपन का उसका एक पैमाना है ना सर, कहीं ना कहीं तो हमें भी देखना होगा कि हमें किस तरह से अपनी चीज़ों को आगे ले जाना है। तो आपको लग रहा है डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दा सुलझेगा या अभी और उलझने वाला है? दीपक, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सीइंग द अदर कंट्री योर वे। डिप्लोमेसी का फेलियर रहा है टोटल ये इंडिया का, इसमें हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं है तो लोगों को जिनको दिख रहा है और दबी आवाज में लोग सोच रहे हैं मन में, मैं खुल के कह देता हूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये प्रोटोकॉल्स और 3-3 महीने बाद नई मीटिंग्स नहीं करते वो। आई थिंक इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज टोटली इनेप्ट एंड नॉट यूज्ड टू कि ऐसे में सामने बैठ के ऑन द स्पॉट क्विक डिसीजंस कैसे करें, वो नहीं कर पाई है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं। मैं ये मुनीर और ये डिबेट में नहीं पढ़ूंगा दीपक, बिकॉज हमें दूसरे देशों के जस्ट वन क्विक पॉइंट सर, मैं ठीक है सर, मुनीर पे मत जाइए। मैं एक क्विक पॉइंट, जो आपने कहा कि डिप्लोमेसी का फेलियर, जो बयान अमेरिका में जाकर नेगोशिएशन करने वाले लोगों ने दिया और जो हमने पढ़ा, वो ये है कि वी आर फ्रस्ट्रेटेड कि भारत इतना लंबा इसको खींच रहा है। ऐसा लगा कि भारत जानबूझ के कोई सीधा किसी डिस्कशन पे नहीं आना चाह रहा है, अपना टाइम ले रहा है। थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिकली शायद वी आर प्लेइंग इट एंड डिलिबरेटली वी आर प्लेइंग इट। तो फेलियर की जगह ये स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है सर। दीपक, मैं वो फ्रस्ट्रेशन से टोटली रिलेट करता हूं। मैं नहीं, आप हर इंडियन को देख लीजिए, अगर वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करता है तो उसकी फीलिंग क्या रहती है? फ्रस्ट्रेटेड। हाँ दीपक, ये पूरे शिकागो में मेरे को यूएस गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंट, कोई काम का इतना स्मूथ होता है, लेकिन पूरे शिकागो में एक जगह मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई, वो था हमारा इंडियन हाई कमीशन। वहां से कोई पर्चा साइन कराना हो, आपका पूरा दिन लग जाता है। साहब सुबह को आएंगे, सुबह पर्चा दीजिए, शाम को साइन करेंगे और फिर 10 पर्चे आप जेरोक्स कराते रहिए। सेम एटीट्यूड। हाँ, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दीपक, ये रिफ्लेक्टिव है। आई थिंक हमें चेंज करना पड़ेगा। दुनिया बड़ा तेज आगे बढ़ रही है, नहीं तो आई सर, थिंक ये सिस्टम नहीं चल। सॉरी अनुराग सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद भारत जानबूझकर टाइम ले रहा है। फ्रस्ट्रेशन, हम चाहते हैं कि वो लोग फ्रस्ट्रेट होके एकदम सर खुजला के बोलें कि भाई भारत तुम चाहते क्या हो, लाओ हम साइन करते हैं। शायद ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं अभी देखिए बहुत अच्छे बैलेंस पर्सपेक्टिव रखे दुआ साहब ने भी और ललन साहब ने भी। ठीक है, दुआ साहब ने बताया कि देखिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी कह रहे हैं कि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, प्रैक्टिकल होना होगा। इंडिया का अपर हैंड नहीं है, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स देख लीजिए तो लेदर, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, ये सब 25 बिलियन आता है, जेम्स एंड ज्वेलरी 10 बिलियन आता है। ये सब रिप्लेसेबल है। द मोमेंट इसका ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लिया, फिर ये वापस नहीं आएंगे। बट द पॉइंट इज, ललन साहब ने फिर दूसरी वो रखा, साइड रखा कि देखिए इनको आपको बचाना पड़ेगा। लेकिन हम पिछले चर्चा में थे जब गर्ग साहब ने स्पेशली कहा था, और बड़ी अच्छी बात थी वो, कि अगर आपने इनको सब्सिडी दी तो उसका मतलब ये होगा कि वो टैरिफ इंडिया भर रहा है फिर, इन अ वे। अब मोदी साहब का भाषण देखते हैं। देखिए, वो भाषण वोटर्स के लिए था, उन्होंने सुन लिया, मैंने भी सुना, अच्छी बातें थी कुछ। यहां जहां दीवार है वो तो उन्होंने बताया, अभी दीवार में गेट कहां है वो तो उसकी कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। मैं तो 1 महीने से चैनलों पे आके परेशान हो गया कि गवर्नमेंट का कोई आदमी आके बताएगा कि ये हमारा गेट है, यहां पर अब फुली ओपन थे, वो गेट है ही नहीं दीपक। सो समवेयर वी हैव टू ओपन द गेट। देखिए, ये आपका, मैं शुरू का वो जो रिपोर्ट था, ये कृषि प्रधान देश, अभी 1947 में तो ठीक था कृषि प्रधान देश, आज 12 से 15% आपका जीडीपी का शेयर है एग्रीकल्चर का। 3-4 जनरेशन खप चुकी है एग्रीकल्चर में, किसान इज नॉट गेटिंग बेटर ऑफ। अभी आज हम फिर भी किसान के ऊपर लेके किसी प्रधान देश के करते रहे। चलिए कृषि प्रधान कर लीजिए, बाकी तो कहीं बताइए कहां पे ओपन करना है। अभी ये एक्सपोर्ट्स में आपने, ललन साहब ने व्यू रखा, अब इनको सब्सिडी चाहिए, प्रोटेक्शन इनको भी चाहिए। टेस्ला 70% पे आप इंपोर्ट करते हैं, सारे लेकर लॉबी है वहां पे सब 150% का टैरिफ है। तो समवेयर दीपक, देखिए कुल मिला के बात ये है,
अभी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज अ कॉन्फिडेंट इकोनॉमी नाउ, लेट मी पुट इट वेरी पॉजिटिवली। ये 91 वाला क्राइसिस नहीं है, हम लोग इसको 91 का क्राइसिस बना रहे हैं। 91 में हम मजबूर थे, वी वर बैंकरप्टेड एज अ नेशन, हमारे पास इंपोर्ट्स के पैसे नहीं थे देने के लिए। ओके आज हम कंफर्टेबल हैं, तो ये 2% का एक्सपोर्ट की हिट इंडिया झेल लेगा कि यार चलो ठीक है, दो हमने 80 बिलियन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, 40 कर लेंगे। अल्टीमेटली एक बात वहां पर आती है दीपक के आपको ग्लोबल सप्लाई चेन का अगर हिस्सा बनना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में ओपन होना पड़ेगा। आज अगर आप जिसको बोल रहे हैं, सब ऐसा लगता है कि चीज ठंडे बस्ते में यूएस ने विजिट कैंसिल कर दी, क्योंकि अब इट इज सो मच ऑन द बैक बर्नर और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत छोटा एलिमेंट है। उन्होंने अपनी तरफ से टैरिफ बता दिया, उस पे उनका काम तो हो गया, हमें अपना काम करने के लिए शायद लगता है हमारा काम भी हो गया। बट नहीं, बस मैं आपकी मैं आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात को आगे ले जा रहा हूं अपने आखिरी सवाल के रूप में रलन जी के पास। रलन सर, जो इम्पोर्टेंट बात बोली कि ठीक है, हितों के लिए तो दीवार है मोदी जी और सरकार, बहुत अच्छी बात है, किसानों का हित हो, छोटे कारोबारियों का हित हो, लेकिन इस दीवार में एक खिड़की या एक दरवाजा भी तो ढूंढना पड़ेगा सर, वो क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा है, फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज ये हमें ये इतना की इंफॉर्मेशन मिली है कि दे आर थोड़ा ढीलापन ला रहे हैं इंडिया। देखो, ये बोला कि ये साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि ये सब्सिडी चाहते हैं। हम सब्सिडी नहीं चाहते, हम चाहते हैं जैसे कोविड की टाइम पे इन्होंने ESI और ESI में कुछ इन्होंने ढील दी थी जी, जो आज के जमाने में भी है, वो दैट स्टेज नहीं, सॉरी रलन सर, पहले वो बात कंप्लीट कीजिए। फ्रॉम रिलायबल सोर्स आप कह रहे हैं कि ढीले पड़ रहे हैं, थोड़ा उसको क्लियर कीजिए ना सर, क्या बात चल रही है? ये सुनी सुनाई बात है कि इंडिया गवर्नमेंट भी थोड़ा ढीला हो रही है एग्रीकल्चर में भी और फूड प्रोडक्ट्स में भी। ओके, लेकिन ये कब तक होगा, ये मेरे ख्याल में, देखो मैंने 4 महीने पहले भी हमें यही जवाब मिला था कि जो BTA है वो सितंबर से पहले नहीं साइन होगा। ये जानबूझ के लेट नहीं कर रहे हैं, दी प्रोसेस टेक सच ए टाइम। ये प्रोसेस बहुत टाइम ले रहा है और शुरू से ही ले रहा है। हाँ, ये इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है कि ट्रंप जी के ऊपर कोई विश्वास भी नहीं है कि उनका मूड कब चला गया, सपने में आया कि तुम 25% और टैरिफ लगा दो, तो वो लगा देगा। सही। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा हौसला करना चाहिए। नहीं सर, मैं आप तीनों से बातचीत करके मुझे एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव लग रही है वो ये कि जो बहुत अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि दीवार ठीक है, मजबूती से होना चाहिए, उसमें एक दीवार में एक दरवाजे या खिड़की गुंजाइश होनी चाहिए। दुआ सर ने भी बताया कि हम कहाँ कहाँ फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, और आपके जो रिलायबल सोर्सेज ने एक जो इशारा किया है कि शायद गवर्नमेंट उस फ्लेक्सिबिलिटी पर विचार कर भी रही है। तो कुल मिला के ये दिशा, मुझे लगता है कि ये जो पॉज आया है इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद एक मैच्योर फैसला लेने के लिए दोनों पक्ष संभवतः कुछ और वक्त ले रहे हैं। कम से कम आप तीनों से बातचीत करके मैं ये निष्कर्ष जरूर फिलहाल निकाल सकता हूँ। भविष्य में क्या होगा ट्रम्प साहब को भी नहीं पता, कल सुबह वो क्या बोलेंगे, तो फिर हम कैसे प्रेडिक्ट करें। बट बहरहाल उम्मीद करते हैं सब कुछ शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। दुआ सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। रलन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनपुट्स।